एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम स्नेहा मौर्य है और आज इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 3 करने वाले हैं। यूनिट 3 का ये पार्ट 1 होगा और इसको हम 2 पार्ट्स में पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे भी पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो मैं 2 बार रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और दोनों बार मेरे साथ कुछ ऐसा धोखा हुआ है कि ये वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। मतलब मैं 1 घंटे लगातार बोली हूँ, उसके बाद पता चला कि वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। और ऐसा 1 बार नहीं 2 बार हुआ और ये तीसरी बार मैं कोशिश करने जा रही हूँ। मैं देखते हैं, स्ट्रगल इज़ रियल गाइस। तो तुम भी थोड़ा सा स्ट्रगल करके वो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबा ही देना अब, ठीक है। इतनी मेहनत तो मैंने अपनी पढ़ाई के लिए भी नहीं की थी जितना मैं पढ़ाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। जो भी हो, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोटिक जो सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस का क्या रोल होता है। जैसे 2 प्रकार के सेल होते हैं ना, तो 2 प्रकार के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ने के लिए यूकैरियोट से क्यों शुरू कर रहे हैं, प्रोकैरियोट क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता ही नहीं है। प्रोकैरियोट्स का मतलब ये, प्रो मतलब होता है, देखो प्रो मतलब होता है पहले, ठीक। और कैरियोट का मतलब होता है कैरियोन, ऐसे समझ लो। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक। तो प्रो मतलब हो गया पहले, न्यूक्लियस के पहले। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता क्योंकि वो न्यूक्लियस के पहले का है। तो यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोट, यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू। कैरियोट का मतलब हो गया कैरियोन, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वहीं प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसलिए हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ने के लिए यूकैरियोट से शुरू कर रहे हैं। तो देखते हैं व्हाट इज़ न्यूक्लियस। चलो बताओ व्हाट इज़ न्यूक्लियस। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई। क्या है न्यूक्लियस? इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन बाउंड का क्या मतलब हो गया? मतलब कि ये जो ऑर्गेनेल है उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जैसे होता है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इस तरीके से। यूकैरियोटिक सेल, न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड यूकैरियोटिक सेल दैट कंट्रोल्स ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज़। ये सारे सेल्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनको कंट्रोल करता है बाई स्टोरिंग एंड एक्सप्रेसिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लाइक डीएनए। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, डीएनए को ये स्टोर करता है, उनको एक्सप्रेस करता है और सारे सेल्स को, मतलब अपने सेल को, जिस सेल में वो न्यूक्लियस है उसको कंट्रोल करता है, ठीक। इट इज़ ऑफ्टन, इसको हम ये भी कहते हैं कि ये कंट्रोल सेंटर है। अब ये रेगुलेट करता है तो पूरे सेल को ये कंट्रोल करके रखता है भाई। इसी के अकॉर्डिंग ही पूरा सेल वर्क करता है। जैसे हमारे ब्रेन के अकॉर्डिंग हमारी पूरी बॉडी चलती है, उसी प्रकार एक न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग ही एक पूरा सेल काम करता है। कोऑर्डिनेटेड वे में सारी चीज़ें होती हैं। ब्रेन ऑफ द सेल वही है, जैसे हमारा ब्रेन है हमारी बॉडी का मेन पार्ट, वैसे ही हमारा न्यूक्लियस है हमारे सेल का मेन पार्ट जो पूरी सेल को कंट्रोल करता है। तीसरी बार पढ़ाने में अलग ही एनर्जी आ रही है जबकि मेरी तबीयत भी ख़राब है। ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आप सोच रहे होंगे कि आप सोच नहीं भी रहे होंगे, फिर भी मैं बताऊंगी। ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है? ये है न्यूक्लियोलस, ठीक। तो न्यूक्लियस हो गया। ये न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का काम होता है वो राइबोसोम्स बनाता है, राइबोसोम की सिंथेसिस करता है, तो राइबोसोम्स को असेंबल करता है। आगे बढ़ते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, कितना प्यारा स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, ये स्मूथ वाला हो गया लाइक SER, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम RER। तो हम देख रहे हैं कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम है वो न्यूक्लियस से ही अटैच्ड है। ये इसको अभी देख लो क्योंकि आगे आने वाला है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम है वो न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है, ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं।
तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में हम बाहर से शुरू करते हैं ना न्यूक्लियस के, तो सबसे पहले क्या आता है, न्यूक्लियस की बाउंड्री आती है भाई, न्यूक्लियस की बाउंड्री। मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन कैसे होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक नहीं दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। आउटर मेम्ब्रेन पे कंटिन्यूअस विथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, मैंने बताया था कि वो अभी आएगा कि एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस से अटैच होता है, तो वही है, जो न्यूक्लियस का बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से जुड़ा हुआ होता है और उसके पास कुछ राइबोसोम्स होते हैं। जैसे जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पे राइबोसोम होगा उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, क्योंकि राइबोसोम के होने से वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम खुरदुरा दिखाई देता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। वहीं जिस पे राइबोसोम नहीं होता है वो स्मूथ दिखाई देता है, तो उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब देखो इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन सपोर्ट्स न्यूक्लियर कंटेंट। बाहर वाला जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का वो बाहर की तरफ है, तो वो सेल के अंदर है ना ये न्यूक्लियस, तो सेल के अंदर जो सेल में तो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, तो जो बाहर वाला न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इन सब के कांटेक्ट में रहता है, इन सब से जुड़ा हुआ रहता है। और वहीं जो न्यूक्लियस के अंदर इनर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियस के अंदर वाला जो पार्ट है उन सब से जुड़ा रहता है। ठीक, अब देखो न्यूक्लियस के जो दोनों मेम्ब्रेन है उन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन, तो उनको बोलते हैं हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो दो मेम्ब्रेन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। यह कनेक्टेड विथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम लूमेन। पेरी न्यूक्लियर स्पेस एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से कुछ इस तरीके से कनेक्ट होता है। जैसे ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, तो आउटर मेम्ब्रेन में ही कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है, वो ऐसे कुछ करके ऐसे होता है। तो ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। अभी अच्छे से समझ आएगा। इसका काम क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है डीएनए को और सेपरेट्स न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ये बाउंड्री की तरह काम करता है ना, जो सेल का साइटोप्लाज्म है उससे ये न्यूक्लियस का जो अंदर का पार्ट है उसमें उस दोनों के बीच में दीवार की तरह काम करता है। ठीक, ठीक, ये हो गया हमारा आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन और ये जो जगह दिख रही है खाली सी, ये है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के लिए। इससे क्या होता है, चीज़ें को जैसे कोई चीज़ अंदर आनी होती है तो इसी के थ्रू आती है, या फिर कोई चीज़ बाहर जानी होती है तो वो इसी के थ्रू जाती है। तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का काम यही होता है कि वो चीज़ों को अंदर या बाहर करवाता है। ठीक, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स दिख रहे हैं, इनको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। अब इसमें कुछ ऐसे नेटवर्क टाइप का बना होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर लैमिना। ये जो न्यूक्लियस है उसको स्ट्रक्चर देता है, एक प्रकार से उसका शेप मेंटेन करके रखता है न्यूक्लियर लैमिना। और ये जो इसका हमने नाम नहीं लिखा, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। मेरी ड्राइंग ख़राब होगी, राइटिंग वगैरह, तो उस पर ध्यान मत देना। मैं कहूँगी मेरे साथ ही साथ अच्छी सी बनाना। और देखो ये जो इसके बीच में जो स्पेस दिख रहा है ये है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ये दो मेम्ब्रेन्स के बीच का स्पेस है। और क्या छूट रहा है, हाँ, इन दोनों को, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। यही है हमारा स्ट्रक्चर। और अब जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या होता है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो मैंने अभी बता दिया है कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये ट्रांसमिशन करवाता है या ट्रांसफ़र करवाता है। जैसे न्यूक्लियस के अंदर कोई चीज़ है तो उसको बाहर, जैसे न्यूक्लियस के अंदर कोई चीज़ है तो उसको बाहर करवाने में हेल्प करेगा, या फिर कोई चीज़ बाहर से अंदर लानी है तो उसको अंदर के लाने में हेल्प करेगा। यह है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का काम। ठीक,
और ये इनर मेम्ब्रेन जो है, देख रहे हो ना कि ये साइटोप्लाज्म की तरफ है, तो ये इससे कनेक्टेड है, इससे जुड़ा हुआ है। आउटर मेम्ब्रेन, तो ये आउटर मेम्ब्रेन ये बाहर की तरफ जुड़ा हुआ है, ठीक। और ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन बना के इन न्यूक्लियर एनवेलप बनाते हैं जुड़ के। और न्यूक्लियर लैमिना का काम होता है, ये स्ट्रेंथ देता है, ये ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना रहा है नेटवर्क टाइप का, तो ये जो न्यूक्लियस है ना उसका शेप मेंटेन करके रखता है। बस यही काम है, यही पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी देखेंगे। सारी चीज़ें मैंने यही समझा दी हैं, बस वो लिखा हुआ है तो उसको आप कॉपी में नोट कर लेना, एक बार से मैं फिर से बता दूंगी। चलिए शुरू करते हैं। न्यूक्लियर पोर्स, अब देखो वही है, लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है ये इन द न्यूक्लियर इन्वेलप से कनेक्टेड होता है, उसी में होता है। एंड कंट्रोल एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक mRNA, tRNA, राइबोसोमल सब यूनिट्स टू गो आउट, इन सब चीज़ों को बाहर भेजता है। और प्रोटीन न्यूक्लियोटाइड्स गो इन, प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ अंदर जाते हैं, ठीक। न्यूक्लियोप्लाज्म का काम होता है, जैसे साइटोप्लाज्म होता है सेल का, वैसे ही न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये जेली फ्लूइड लाइक इनसाइड न्यूक्लियस होते हैं। इट एक्ट एज स्केलेटन, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है स्केलेटन का काम करता है, मतलब उसको शेप देता है, ऑफ न्यूक्लियस, मेंटेन्स शेप ऑफ न्यूक्लियस। इट इज एसोसिएटेड विथ न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए एंड देयर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, जो फंक्शन होता है साइटोप्लाज्म का, उसी तरीके से इसका भी वही सेम फंक्शन है, ठीक। अब देखते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन का मतलब होता है, तुम एक डीएनए ले लो, डीएनए का ये हो गया स्ट्रक्चर, और उस पर हम हिस्टोन प्रोटीन्स जोड़ दे, थोड़ी थोड़ी दूर पे हिस्टोन प्रोटीन्स जोड़ दे रहे। अब इन दोनों को मिला के हम बोलेंगे क्रोमैटिन, यही है क्रोमैटिन। ये एक धागा है एक प्रकार से, ये एक कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। ये जो हिस्टोन प्रोटीन हमने जोड़ा ना, इसको हम इसीलिए जोड़ते हैं कि ताकि हम डीएनए को अच्छे से कंडेंस कर पाएँ, मतलब उसको बहुत अच्छे से पैक कर पाएँ। क्रोमैटिन के दो पार्ट्स होते हैं, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन होता है लूजली पैक्ड, एक्टिव इन ट्रांसक्रिप्शन। अब जैसे कि ये लूजली है, मतलब ओपन है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन करवाने में हेल्प करेगा। और वहीं हेट्रोक्रोमैटिन टाइटली पैक्ड है, कंडेंस्ड है, बिल्कुल एक जगह पे पैक है, तो वो इनएक्टिव है, क्योंकि वो खुला नहीं है, कंडेंस्ड है, एक ही में पूरे में एक गुच्छे की तरह है, तो हम उससे ट्रांसक्रिप्शन थोड़ी ना कर पाएंगे। तो कॉमन सेंस की बात है, ये है यूक्रोमैटिन, ये ओपन सा दिख रहा है, और ये है हेट्रोक्रोमैटिन, कंडेंस टाइप का दिख रहा है, ठीक। इसका फंक्शन क्या होता है? इट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस जो हमने देखा कि सेल के अंदर भी कुछ था डार्क, उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसका काम क्या होता है? ये डार्क होता है, डेंस रीजन इनसाइड न्यूक्लियस, कुछ घना सा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब इस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता। न्यूक्लियोलस करता है आरएनए की सिंथेसिस, राइबोसोमल असेंबली, बस आरएनए बनाता है, राइबोसोम्स को असेंबल करके रखता है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स, हमने देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे लैमिनेट बना रहा था ना, नेटवर्क टाइप का, वही है न्यूक्लियर मैट्रिक्स। नेटवर्क ऑफ फाइबर्स इनसाइड न्यूक्लियस प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए। तो ये न्यूक्लियर लैमिना जो है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और डीएनए के ऑर्गेनाइजेशन में भी हेल्प करता है। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है? जो चीज़ें अभी हमने एक एक करके देखी, वही सारी चीज़ें यहाँ पे एक साथ दी हुई है, बस वही है। न्यूक्लियस क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, हाउस ऑफ डीएनए। अब डीएनए को स्टोर करता है, मतलब एक प्रकार से उसका घर ही हुआ ना, हाउसेस डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। डीएनए ऐसे नहीं प्रेजेंट होता कि हाँ डीएनए का ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर हम हमेशा देखते हैं ये ऐसे ही प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, नहीं। ये क्रोमैटिन ये कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ये इतना ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाता है कि ये क्रोमोसोम का कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता है इस प्रकार से। अरे मेरा स्ट्रक्चर बहुत गंदा है, प्लीज़ इस पर मत जाना, ठीक है। क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए है, और क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन है, ठीक। कंट्रोल सेंटर, हमने देखा कि न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर होता है, ये रेगुलेट करता है ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, प्रोटीन सिंथेसिस को और सेल डिवीजन को, ठीक। जीन एक्सप्रेशन,
तो न्यूक्लियस के अंदर ही ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए का और वो एमआरएनए बनाता है। न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाता है, वो न्यूक्लियस के अंदर ही काम होता है, बस यही है। और राइबोसोम प्रोडक्शन, न्यूक्लियोलस मेक्स आरएनए एंड असेंबल्स राइबोसोमल यूनिट्स। तो ये न्यूक्लियोलस का काम है, आरएनए बनाता है और वो राइबोसोमल यूनिट्स को असेंबल करता है। ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन, न्यूक्लियर पोर्स कंट्रोल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो हमने देखा न्यूक्लियर पोर्स से ही सारी चीज़ें, जैसे कोई अंदर चीज़ें जा रही हैं तो वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू जाएंगी, या बाहर आनी हो तो वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू आएंगी। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन होता है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब देखो ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, अब इसको हमें दो पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। तो ये सेल है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस है। तो ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है तो इसका मतलब ही यही है कि ये इस सेल को इस तरीके से डिवाइड करेगा कि इन दोनों सेल्स में दोनों इक्वली डिवाइड हो। मतलब जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इस सेल में जा रही है वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इस सेल में भी जाए। तो वही है कि फेथफुल ट्रांसमिशन होता है, दोनों में बराबर ट्रांसमिशन होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होगा, आरएनए का स्ट्रक्चर क्या होगा, चलिए देखते हैं। डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर देखना है तो डीएनए इज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड नाम से ही पता चल रहा है कि डीऑक्सी, डी का मतलब हो गया रिमूव हो गया है, ऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन तो रिमूव हुआ है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और इट इज़ अ पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब होता है कि जैसे कोई एक बॉल है तो इसको हम मोनोमर बोलेंगे, और इसको हम बहुत सारे बॉल्स ऐसे एक दूसरे से जोड़ देते हैं तब ये बन जाता है पॉलीमर। पॉली मतलब होता है मेनी, तो बहुत सारी जब बॉल्स को जोड़ दिए तो वो पॉलीमर बन गया। पहले वो मोनोमर था, मोनो मतलब एक, वन। जब दो बहुत सारे बॉल्स जोड़ दिए तो वो पॉली बन गया, मतलब मेनी। किस चीज़ का पॉलीमर है, मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। ये रिपीटिंग यूनिट्स, एक बॉल, दो बॉल, तीन बॉल, तो ये रिपीट हो रही है ना, तो रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। जैसे ये एक यूनिट हो गया तो बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ेंगे तब जाके बनाएगा ये पॉलीमर। और ये पॉलीमर किस चीज़ का बनता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, तो ये बनता है नाइट्रोजनस बेसेस से, पेंटोज शुगर से और फॉस्फेट ग्रुप से। इन तीनों को मिलाएंगे तब जाके बनेगा हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजनस बेस टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, ठीक, और एक होता है पायरिमिडीन। प्यूरिन होता है एडनिन और गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन होता है पायरिमिडीन। ये हो गया ऐसे और ये हो गया ऐसे, इसको इरेज कर देते हैं। देखो पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज लैक्स OH एट सेकेंड कार्बन। मतलब जो हमने देखा कि डीऑक्सी मतलब कुछ तो ऑक्सीजन कम हुआ है, तो वही है लैक्स OH एट सेकेंड कार्बन। पेंटोज शुगर का मतलब होता है 5 कार्बन का स्ट्रक्चर, तो 5 कार्बन के स्ट्रक्चर में जो दूसरा नंबर का कार्बन आता है उस पर एक OH कम है। तो फॉस्फेट ग्रुप मतलब होता है PO4 3-, ये है फॉस्फेट। कहाँ पे अटैच होता है, ये अटैच होता है कार्बन के 5th नंबर पे। मतलब जो पेंटोज शुगर है उसमें 5th नंबर के कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ये है, तो हमने देखा कि डीएनए में तो एक ऑक्सीजन कम था, मतलब एक OH कम था, तो इसका तो ये स्ट्रक्चर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें OH पूरा है, ठीक। तो ये हो गया आरएनए का स्ट्रक्चर। आरएनए सिंगल होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसमें OH नहीं है सेकंड कार्बन पे। तो ये हो गया डीएनए का स्ट्रक्चर। ये है पेंटोज शुगर, ठीक। देखो हमने बात किया था कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलके बना होता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। ये है पेंटोज शुगर, 5 कार्बन से मिलके बना है, 1 2 3 4 5।
5 कार्बन से मिलके बना है, और ये है नाइट्रोजनस बेस, और ये है फॉस्फेट ग्रुप। और इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं कि ये है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। क्योंकि यहाँ पे एक OHO नहीं है तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, और वहीं पे अगर O होता तो हम इसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड, जो कि आरएनए में होता है एसिड, इसलिए हम आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। डीएनए में क्या है, यहाँ पे OH नहीं होता है, इसलिए हम डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। अब देखो, ये एक मोनोमर हो गया। अब बहुत सारे ऐसे ही मोनोमर्स को मिला देंगे तब जाके ये बनाएगा पॉलीमर। तीनों मिला देंगे तो अब ये तीनों मिलेगा कैसे, तो ये मिलता है फर्स्ट पेंटोज शुगर है उसके 3rd नंबर के OH से, और सेकंड जो पेंटोज शुगर है उसके 5th नंबर के फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ देंगे। इसी प्रकार से ये ऐसे ही सारा एक दूसरे से जुड़ता जाएगा, और ये जो बॉन्ड बनता है इसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। नीचे तो लिखा ही हुआ है। ओके, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और इसी प्रकार से ये पूरा स्ट्रक्चर बना लेता है। ये है पॉलीमर। नेक्स्ट, वही जो हमने वहाँ पे देखा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है वो है न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बिटवीन 3 OH ऑफ 1 सुगर एंड 5 फॉस्फेट टू द नेक्स्ट एंड क्रिएट्स अ सुगर फॉस्फेट बैकबोन। जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है इसको हम बोलते हैं कि बैकबोन ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। डीएनए डबल हेलिक्स होता है, मतलब डबल हेलिक्स का मतलब हो गया 2 धागे होते हैं और वो हेलिकल फॉर्म में होते हैं। कुछ इस प्रकार से, ऐसे ये एक धागा हो गया, ये दूसरा धागा हो गया, और ये हेलिक्स की फॉर्म में होते हैं। सीधा सीधा नहीं होते, हेलिक्स की फॉर्म में। और ये एंटी पैरेलल इस प्रकार से होते हैं कि 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स, एक 5 to 3 डायरेक्शन में जा रहा है और एक 3 to 5 डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब ये जो धागा है एक 5 से 3 की तरफ जा रहा है, और दूसरा जो है ये नीचे से 5 से 3 की तरफ जा रहा है। मतलब एक ऊपर से नीचे जा रहा है और एक नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये पैरेलल नहीं, इसको हम एंटी। अगर कोई चीज़ ऐसे सेम डायरेक्शन में जा रही है तो उसको हम पैरेलल बोलते हैं। अगर कोई चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो उसको हम एंटी पैरेलल बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा एंटी पैरेलल स्ट्रैंड बनता है। बेसिस पेयर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो एडेनिन और थायमीन जो है वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, और वहीं गुआनिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। और बेस पेयरिंग मेंटेन्स यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। इन दोनों के बीच में ऐसे ये जो एडेनिन, ऐसे ये समझ लो, ये एडेनिन, ये थायमीन, ये गुआनिन, ये साइटोसिन, ऐसे 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 ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। और ये जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं ना, इसकी वजह से ये हेलिकल स्ट्रक्चर अपना शेप मेंटेन करके रखता है। तो वही है, हेलिक्स जो है वो स्टेबलाइज कैसे होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन बेसेस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं उनकी वजह से इनका शेप मेंटेन रहता है। बेस स्टैकिंग हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है उसमें। ये 5 इसलिए लिखा गया है क्योंकि 5th कार्बन पे ही हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, और इधर भी 5 यहाँ पे क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। और ये 5 to 3 जा रहा है, और वही ये 5 to 3 ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखो, ये G है और ये C है। हमने ऊपर पढ़ा था कि G और C दोनों 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, और वहीं A और T हम देख रहे हैं ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। सेम ऐसे ही सीक्वेंस हर जगह चलता जाएगा, और इसी प्रकार से ये बहुत लंबी ऐसे लाइन बनाएगी, और फिर धीरे धीरे वो ऐसे हेलिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। उसका भी अलग प्रोसेस है। ये देखने में तो हमारा ऐसे, अगर हम सीधा करके देखते हैं तो कुछ सीधा से साधा ऐसे स्ट्रक्चर दिखता है, बट एक्चुअली जब वो पेयरिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाता है, हेलिक्स टाइप का। 3D में डीएनए हमारा कुछ इस प्रकार से दिखता है। बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए में बेस कंपोजिशन कैसा होता है, तो ये 4 ग्राफ रूल फॉलो करता है।
डीएनए में बेस कंपोजिशन कैसा होता है, लाइक ए और टी कैसे होते हैं, कितनी मात्रा में प्रेजेंट होता है वो देखना है। कंपोजिशन का मतलब होता है कि एक प्रकार से हम उसमें देख रहे हैं कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में कैसे प्रेजेंट है। तो बेस कंपोजिशन के लिए चारगाफ रूल फॉलो होता है डीएनए में। तो ये देखता है कि ए बराबर होना चाहिए टी के और जी बराबर होना चाहिए सी के। वहीं अगर ए और टी को जोड़े और जी और सी को जोड़ो तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होना चाहिए और टोटल बेसिस 100% होने चाहिए। और देखो इसको मिटाते हैं, जिसमें भी जीसी कंटेंट वेरीज इन ऑर्गेनिजम्स। जीसी कंटेंट जो होता है ये ऑर्गेनिजम्स में वेरी करता है, मतलब हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। और इम्पॉर्टेंट फॉर डीएनए स्टेबिलिटी, जिस भी ऑर्गेनिज्म में अभी जिस भी सेल में जिस भी जगह जिस भी ऑर्गेनिज्म में जिसमें जीसी कंटेंट ज़्यादा होता है, जीसी की मात्रा ज़्यादा होती है, वो डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है। बेस रेशियो का एग्जांपल देख लेते हैं। तो बेस रेशियो जैसे ह्यूमन डीएनए में, हमारे इंसानों के डीएनए में जीसी अगर 40% है, 80-60% है, तो ये मिला के बना रहा है 100%। वही ये चारगाफ रूल फॉलो कर रहा है। तो हाई जीसी ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया इन हॉट स्प्रिंग्स, जिस भी ऑर्गेनिज्म में जीसी ज़्यादा होता है तो उनका स्टेबल होता है डीएनए। जैसे एग्जांपल हो गए ये हॉट स्प्रिंग में रहने वाले बैक्टीरिया। जैसे हमने डीएनए का पढ़ा था वैसे ही हम केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पढ़ते हैं। ठीक, तो आरएनए क्या होता है? आरएनए इज अ राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म हो गया। और ये भी पॉलीमर होता है, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड में और राइबोन्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस यही है कि राइबोन्यूक्लियोटाइड में सेकेंड नंबर के कार्बन पे OH प्रेजेंट होता है और वही डीऑक्सी राइबो में OH एब्सेंट होता है सेकेंड नंबर के कार्बन पे। बस यही बेसिक डिफरेंस है। राइबोन्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। सेम जैसे डीएनए में था वैसा ही है, बस एक डिफरेंस है यूरेसिल। उसमें भी एडेनिन और गुआनिन प्रेजेंट था, साइटोसिन भी प्रेजेंट था। बट डीएनए में क्या था, वहाँ पे थायमीन प्रेजेंट था। वहीं आरएनए में हमारा यूरेसिल प्रेजेंट है। ठीक, थायमीन एब्सेंट है, थायमीन नहीं होता इधर होता है यूरेसिल आरएनए में। और राइबोस शुगर पे OH प्रेजेंट होता है सेकेंड नंबर के कार्बन पे। ठीक, फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ा होता है PO4 3-। सेम डीएनए जैसा होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड होता है, कुछ इस प्रकार से 2 धागे जैसा। और आरएनए हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, 1 धागा। ठीक, इट कैन फोल्ड इनटू सेकेंडरी स्ट्रक्चर, हेयर पिन्स और लूप्स की तरह स्ट्रक्चर बना ले सकते हैं। ये आरएनए की स्पेशलिटी है। एंड समटाइम्स डबल स्ट्रैंडेड, और कभी कभी तो डबल स्ट्रैंडेड भी बना लेते हैं वायरसेज में स्पेशली। ठीक, बेस पेयरिंग कैसे होती है? जैसे डीएनए में A और T जुड़ता था डबल बॉन्ड से, वहीं इसको हटा के इसकी जगह हम U कर देंगे। आरएनए में U होता है, यूरेसिल होता है। और G और C ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं जैसे कि डीएनए में जुड़ा था। सम आरएनए मॉलिक्यूल्स सो नॉन स्टैंडर्ड पेयरिंग्स, और कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स जो है नॉन स्टैंडर्ड पेयरिंग शो करते हैं। GU बॉबल एग्जाम्पल है। बेस कंपोजिशन ऑफ आरएनए का बेस कंपोजिशन देखते हैं। तो आरएनए हैज यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थायमीन की जगह आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है। बेस रेशियो डू नॉट फॉलो चारगाफ रूल, डीएनए में चारगाफ रूल फॉलो हो रहा था, इसमें नहीं होता। आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंड, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। प्रोपोर्शन ऑफ बेसेस डिपेंड्स ऑन आरएनए टाइप, जैसे उसमें चारगाफ रूल फॉलो हो रहा था तो कौन सा किस मात्रा में प्रेजेंट होगा वो चारगाफ रूल डिसाइड कर रहा था। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आरएनए किस तरीके का है उसके हिसाब से इसमें देखेंगे। लाइक mRNA है तो mRNA को हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। सीक्वेंस कंप्लीमेंट्री टू डीएनए टेम्पलेट, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो mRNA बनता है, तो ये एक प्रकार से टेम्पलेट की तरह काम करता है। ट्रांसफर आरएनए, tRNA को हम ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। इट कंटेन्स मॉडिफाइड बेसेज लाइक स्यूडो यूरिडीन एंड इनोसिन। आरएनए इज अ राइबोसोमल आरएनए, इसमें हाई जीसी कंटेंट फॉर स्टेबिलिटी। राइबोसोमल आरएनए में जीसी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से ये स्टेबिलिटी शो करता है, ज़्यादा स्टेबल होता है।
अब हम बेसिक डिफरेंसेस देख लेते हैं और डीएनए और आरएनए में क्या होता है। सबसे पहला तो दिख रहा है कि ये डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड है और सिंगल स्ट्रैंडेड है आरएनए हमारा। ओके, डीऑक्सीराइबोज शुगर में सेकंड नंबर के कार्बन पे डीएनए में OH नहीं है, जबकि आरएनए में OH है। और बेसिस में हम देख लेते हैं, इसमें ATGC होता है और इसमें AUGC होता है। और स्ट्रैंड ये डबल है और ये सिंगल है। और इसमें AT और GC होता है और इसमें AU और GC होता है, जो जुड़ते हैं एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। और स्टेबिलिटी, डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है, आरएनए कम स्टेबल होता है। डीएनए 4 गाफ रूल फॉलो करता है, आरएनए नहीं फॉलो करता। ये है हमारा टॉपिक, ख़त्म होता है यहाँ पे। और आज का टॉपिक जितना था वो हमने कवर कर लिया। इन नेक्स्ट वीडियो जो यूनिट 3 का सेकंड पार्ट बनेगा, उसमें हम देखेंगे कि डीएनए और आरएनए के टाइप्स क्या होते हैं और ये कैसे डीएनए कंपैक्ट फॉर्म में कैसे ये पैक होता है एक क्रोमोसोम के अंदर। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई जस्ट वांट दैट यू गाइज प्लीज़ शो सपोर्ट एंड डू हिट दैट रेड बटन ऑफ सब्सक्राइब। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।